नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। दिन में तमाम नई और बड़ी खबरों के साथ मैं सोनम राज। इस वक्त की बुलेटिन में आपके साथ खबरों में आगे बढ़ने से पहले आई नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पटना मेयर चुनाव में महागठबंधन को मिली मात। एनडीए समर्थित सीता साहू बनी पटना की पहली महिला मेयर। वहीं विनय कुमार पप्पू बने डिप्टी मेयर। पटना के मेयर और उप मेयर पद की घोषणा के बाद सीता साहू और विनय कुमार पप्पू ने कहा, पटना शहर को साफ सुथरा बनाना ही है उनकी पहली प्राथमिकता। बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद होंगे एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने एक प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। राज्यपाल रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाना बिहार के लिए है गौरव की बात, कहा सीएम नीतीश कुमार ने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा केंद्र सरकार योग दिवस का राजनीतिकरण करने पर है उतारू। और रसोई गैस की चपेट में आकर पूर्वी चंपारण में एक ही परिवार के 9 लोग झुलसे गंभीर अवस्था में, कराया जा रहा है इलाज। और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। पटना नगर निगम की 62 साल के इतिहास में पहली बार सोमवार को किसी महिला के सिर मेयर पद का ताज बंधा। मुकाबला बीजेपी समर्थित सीता साहू और महागठबंधन समर्थित रजनी देवी के बीच हुआ, जिसमें सीता साहू को मेयर पद के लिए उम्मीदवार चुन लिया गया। वहीं उप मेयर पद के लिए भाजपा समर्थित विनय कुमार पप्पू ने कुल 52 मत प्राप्त कर पटना के उप मेयर पद पर विजय हासिल की। पत्रकारों से बातचीत के दौरान मेयर सीता साहू ने कहा कि राजधानी पटना को स्वच्छ और साफ सुथरा बनाने के लिए सभी पहल करेंगी जिसकी जरूरत है। स्मार्ट सिटी बनाओ, इसलिए जनता को भी सहयोग देना। प्रधानमंत्री का स्वच्छ भारत का सपना है, पटना शहर बहुत गंदा रहता है, तो आप क्या स्वच्छ भारत मिशन को लेकर के आप क्या करेंगे? सबको पूरा ध्यान रखेंगे, सब जगह सब जनता को भी अपील करेंगे, सब आप लोग सहयोग कीजिए। कचरा बाहर में कूड़ादान से बाहर आना चाहिए, जहाँ जल जमाव से पीड़ित रहता है पटना, हमेशा जल जमाव होता है, उससे करूँगी। हाँ, कोशिश करूँगी उसको भी जाकर देखना होगा, सब समस्या को समाधान करना। उधर उप मेयर विनय कुमार पप्पू ने कहा कि राजधानी पटना के बेहतर विकास करने की बात की है। देखिए, डिप्टी मेयर का चुनाव हम जीते हैं, सभी वार्ड पार्षदों ने मेरा खुलकर समर्थन किया है। 75 में 52 मत हमें दिया है और उप महापौर के रूप में सीता साहू का चयन हुआ है। तो पटना का कैसे बेहतर विकास हो सके, ये सब हम लोग बार पटना में चुनी गई है मेयर, और इसके कारण बहुत सारी उम्मीदें उनसे जुड़ी हुई है, ताकि जो पहले हमारे जो मेयर थे उनसे बेहतर बना सके। हमारी सभी महिला पार्षद मेयर बनी है और उनसे उम्मीद भी किया जा रहा है, पूरे पटना वासी हो या फिर पार्षद हो, सभी का उम्मीद जुड़ा हुआ है कि आने वाले समय में जल का जो जल जमाव हो या फिर कचरा प्रबंधक का जो भी कार्य भी रुकी हुई है, तो जो भी परिणाम है उससे आप संतुष्ट हैं? क्या लगता है कि पटना का भला होगा आगे जाकर? एकदम मेरा ये मानना है कि अगर माननीय जो महापौर बनी है वो सभी महिला पार्षद हो या जेंट्स पार्षद हो, सबका राय मशवरा मानती है, तो बिल्कुल पटना पहले के मुकाबले बेहतर और अच्छा बन सकता है। बिहार के राज्यपाल और दलित नेता रामनाथ कोविंद को एनडीए ने राष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया। बीजेपी की संसदीय बोर्ड की बैठक में उनके नाम पर फैसला लिया गया। बैठक के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रामनाथ कोविंद के नाम का ऐलान किया। मोर्चा के वो अध्यक्ष रहे, यूपी के भी महासचिव रहे, अनेक पार्टी के पदों पर उन्होंने काम किया है। इसके साथ ही बीजेपी ने विपक्षी पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं से बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद के लिए समर्थन भी मांगा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह से फोन पर अलग अलग बात की और बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद के नाम पर समर्थन मांगा है। आपको बता दें कि 22 जून को विपक्षी पार्टियों की राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर बैठक होगी और इस बैठक में यह फैसला किया जाएगा कि विपक्ष अपना कोई उम्मीदवार उतारेगी या फिर एनडीए के ही उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को अपना समर्थन देगी। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति का उम्मीदवार एनडीए की ओर से बनाए जाने का स्वागत किया है। दिल्ली जाने से पहले राज्यपाल
से मिलने के लिए वे खुद राजभवन जाकर उनसे मुलाकात की और उसके बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि राज्यपाल रामनाथ कोविंद का राष्ट्रपति उम्मीदवार होना बिहार के लिए बेहद गौरव की बात है। आदर्श रूप में संबंध होना चाहिए, उस प्रकार का संबंध उन्होंने निभाया। इस बात को हम सब हमेशा याद रखेंगे और ये प्रसन्नता की बात है कि वे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार घोषित हुए हैं और आज चूंकि अब उनको दिल्ली जाना था, इसलिए ये मेरा फर्ज बनता है कि मुख्यमंत्री के रूप में अपने राज्यपाल से मिले। चूंकि वो हमारे राज्यपाल तो अब राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं और बिहार के राज्यपाल हैं, इसलिए मैं अपना सम्मान प्रकट करने के लिए उनसे मिला हूं। उधर राष्ट्रपति उम्मीदवार रामनाथ कोविंद पर कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि राष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम का फैसला करने के बाद एनडीए ने उन्हें जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एनडीए से उन्हें ऐसी उम्मीद नहीं थी। फिलहाल उन्होंने रामनाथ कोविंद पर किसी भी तरह की कोई टिप्पणी करने से इनकार किया है। पद के लिए एनडीए की तरफ से जो घोषित उम्मीदवार है उस पर कांग्रेस पार्टी अभी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता है। बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि किसान के बेटे और साधारण परिवार से आए रामनाथ कोविंद ने अपना जीवन गरीबों के लिए समर्पित किया। रामनाथ कोविंद की उल्लेखनीय पृष्ठभूमि, कानून और संविधान की अच्छी जानकारी से देश को फायदा होगा। आगे उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि रामनाथ कोविंद एक अच्छे राष्ट्रपति साबित होंगे। बीजेपी संसदीय बोर्ड ने राष्ट्रपति पद के लिए जैसे ही रामनाथ कोविंद के नाम का ऐलान किया तो पूरे देश में यह संदेश किया कि एनडीए ने एक दलित चेहरे को राष्ट्रपति पद के लिए चुना है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान से लेकर बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि समेत कई नेताओं ने रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति उम्मीदवार चुने जाने पर अपनी खुशी व्यक्त की है। बिल्कुल पुरजोर स्वागत करता हूँ, समर्थन करता हूँ और ये हम लोग के साथ सांसद भी थे। गवर्नर के रूप में मेरा बहुत बढ़िया उनसे संबंध रहा है। हम लोग पूरी ताकत के साथ राष्ट्रपति के जो उम्मीदवार बने हैं, हम अमित शाह जी को, प्रधानमंत्री जी को और एनडीए के लोग को भी हम धन्यवाद देते हैं कि एक दलित समाज के व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाने का काम किया। राजधानी पटना के संवाद भवन में आयोजित लोक संवाद कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार शामिल हुए। सोमवार के इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य, शिक्षा और समाज कल्याण से जुड़े मामलों पर 7 लोगों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सलाह ली। लोक संवाद कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार योग दिवस को राजनीति करने पर उतारू है। उन्होंने आगे कहा कि योग के वे पक्षधर है, लेकिन इसको लेकर वे ढोल नहीं पीटते और किसी को भी जबरदस्ती योग करने की सलाह तो बिल्कुल भी नहीं देते। वहीं बिहार में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने चिंता व्यक्त की है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि ये एक जघन्य अपराध है और पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ बढ़ रही घटनाओं के दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी और उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ से सख्त रूप से कहा गया है कि ये इसको बहुत ही गहराई से और हर पहलू की जांच कीजिए और जो भी कल्प्रिट है उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। और ये बाकी चीजें तो इन्वेस्टिगेशन की चीज, जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान सारी बात उभर कर आएगी वो कोर्ट के समक्ष जाएगा। लेकिन अभी एक इंसिडेंट जो रिपोर्टेड है, पटना सर्किट हाउस में आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री और समरस समाज पार्टी के अध्यक्ष नागमणि ने कहा कि महागठबंधन की सरकार में कुशवाहा समाज का कोई वजूद नहीं रह गया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगले महीने समरस पार्टी को किसी समान विचारधारा वाली पार्टी में विलय कर दिया जाएगा। आते हुए मेरा संकल्प है कि कुशवाहा समाज के किसी व्यक्ति को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने में मेरी पूरी ताकत लगेगी। जिस तरह से हमारे पिताजी ने पूर्व में अपना मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था और हमारी पार्टी ने भी निर्णय लिया कि अगर समरस समाज पार्टी को विलय भी करना पड़े तो हम लोग विलय करेंगे
और उस पार्टी में हम लोग जाएंगे जिस पार्टी का नेतृत्व कुशवाहा समाज के हाथ में होगा। सोमवार को तेज धूप और उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल रहे। पिछले दिनों प्री मानसून बारिश की सक्रियता से तापमान में गिरावट आई थी, लेकिन वायुमंडल में आर्द्रता रहने से उमस काफी बढ़ गई है। हालांकि इन दिनों राज्य भर में मानसून सक्रिय है और उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 3 से 4 दिनों में राज्य में मानसून सक्रिय हो जाएगा। बात अररिया की। अररिया शहर के स्टेशन रोड के ब्लॉक के पास उत्पाद विभाग के गोदाम परिसर में रोड रोलर द्वारा 814 कार्टून विदेशी शराब नष्ट किया गया। 31 मार्च 2016 को बिक्री अवधि की समाप्ति के बाद खुदरा दुकानदारों से जब्त किए गए स्कंद को समाप्त किया गया। इसकी देखरेख के लिए दंडा पदाधिकारी की देखरेख में इसे समाप्त किया गया। उत्पाद विभाग के पदाधिकारी ने बताया कि जिला पदाधिकारी के आदेश पर ही इसे नष्ट किया गया है। इस मौके पर उत्पाद निरीक्षक दिलीप राम, नगर थानेदार रमाकांत चौधरी आदि लोग मौजूद थे। मार्च 2016 को बिक्री अवधि की समाप्ति के बाद उत्पाद खुदरा दुकानों से जब्त किए गए जितने स्कंद हैं उसका भी नष्टीकरण किया जा रहा है। इसके लिए मुख्यालय से आदेश निर्देश प्राप्त हुआ है। इसमें 814 पेटी और 3127 बॉटल विदेशी शराब का भी नष्टीकरण किया जाना है। इसके लिए एक दंडाधिकारी की नियुक्ति भी की गई है। देख में इसका निष्टीकरण करवाई की जा रही है। वहीं नालंदा जिले के लहेरी थाना क्षेत्र के कचरा पर मोहल्ले में दहेज लोभी ससुराल वाले ने दहेज नहीं देने पर 3 महीने की गर्भवती महिला का न केवल बंधक बनाकर गर्म सलाखों से दागकर मारपीट की, बल्कि 2 दिनों से उसे खाना भी नहीं दिया था। घटना के बाद आसपास के ग्रामीणों द्वारा पुलिस को महिला के बंधक बनाए जाने की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर जैसे ही पहुंची महिला को छुड़ाने लगी तो वैसे ही वार्ड नंबर 40 के वार्ड पार्षद मेहरुनिशा के पति ने पीड़िता के ससुराल वाले के साथ मिलकर पुलिस टीम पर हमला कर हंगामा करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि पीड़िता के ससुराल वालों ने दहेज के लिए लगातार उसे प्रताड़ित कर दिया था और नहीं देने पर वार्ड पार्षद के सहयोग से घटना को अंजाम दिया। मेरे साथ बात कर रहे थे अपने माँ से, मैं मोबाइल छीन लिया। उसके बाद मेरे साथ मारपीट करने लगा। हम बोलते रहे पुलिस थाना को बुलाने के लिए, बोलते रहे नहीं आया पुलिस थाना। परिवार को भी बुलाने के लिए गए, नहीं आया। लड़का पूरा रूम बंद करके और हमको खूब मारा है। बंधक बनाया हुआ था? हाँ, रूम अंदर से बंद कर दिया, लॉक करके मार दिया। मार-पीट के बाहर निकल के फिर बाहर से बंद कर दिया। क्या दहेज के खातिर? हाँ, पैसा वैसा लेने के लिए कि पैसा देगा तब हम तुमको नहीं हट जाने देंगे, उससे नहीं जाने। आपको कैसे छुड़ाया गया? हम दूसरा से फ़ोन करवाए बगल वाली से। के लिए एक बार हम आए चाहे अगले शुक्रवार को, तो आए तो मिलने नहीं दिए। अब मिले जरा सा दिखाया बेटी की जांग उंग में लगल है, तो हम कैसे जांग उंग में देखें। उनका परिवार को बोले कि भाई मारपीट नहीं कीजिए, विदा कर दीजिए। तो विदा नहीं की कि नहीं करेंगे, 1.5 लाख या 2 लाख रुपया दो और बाद तुम्हारा बेटी का पेट भी छीन देंगे। वहीं रसोई गैस की चपेट में आकर पूर्वी चंपारण में एक ही परिवार के कुल 9 लोग झुलस गए। घटना तुरकौलिया थाना के जयसिंहपुर की है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से इस परिवार को रसोई गैस का कनेक्शन दिया गया था, जिससे खाना बनाने के क्रम में गैस रिसाव होने से लोग झुलस गए। आग फैलने के कारण 2 परिवारों के घर भी जल गए। घायलों में 6 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल थे, जिसका इलाज मोतिहारी नगर के एक निजी अस्पताल में किया जा रहा है। उधर झुलसी महिलाओं में 2 की हालत बेहद गंभीर बनी हुई बताई जा रही है। गैस खुली कर दिया है और माचिस हमारी गैस में आग पकड़ लिया है, जिससे सारी लोग झुलस गया। कितना आदमी? 9 आदमी है। कहाँ का मामला है? जयसिंहपुर। मुजफ्फरपुर में ट्रक की ठोकर से एक व्यक्ति की मौत के बाद आक्रोशित भीड़ ने नियम कानून की धज्जियां उड़ा दी। भीड़ में शामिल लोगों ने पुलिस के सामने ही एक ट्रक को जला दिया और मना करने पर पुलिस को मार पीट कर वहां से भगा दिया। गुस्साई भीड़ ने रास्ते से गुजर रही कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की और राहगीरों से बदसलूकी भी की। घटना काजी मोहम्मदपुर के आम गोला रोड की है। लोगों का गुस्सा इस बात को लेकर है कि शहर में जो गाड़ियां माल लेकर शहर में प्रवेश करती हैं, उन पर कोई ट्रैफिक नियंत्रण क्यों नहीं होता। वहीं इस मामले पर अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि कबीर अंत्येष्टि योजना से तत्काल नगद राशि दी गई है और पारिवारिक लाभ योजना से 20,000 का चेक भी मृतक के परिजनों को दिया गया है। बेगूसराय पुलिस ने रंगदारी मांगने के आरोपी श्याम सुंदर सिंह को हथियार के साथ सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। तेदरा थाना पुलिस ने बरौनी 2 निवासी श्याम सुंदर को दुर्गा भिटकंडी के पास से गिरफ्तार किया। पुलिस ने इसके पास से चोरी की एक बाइक, एक देसी पिस्तौल, कारतूस, 2 पेट्रोल बम, 1 गैलन पेट्रोल भी बरामद किया है।
एसपी ने बताया कि ये अंतर जिला अपराधी गिरोह का सदस्य है। इस पर लूट और रंगदारी समेत आधा दर्जन मामले बेगूसराय में पहले से दर्ज है। इस पर समस्तीपुर जिले में भी मामला दर्ज है। इंदर कुमार नाम के कुख्यात अपराध कर्मी को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से 2 पेट्रोल बम, 1 देसी कट्टा, जिंदा कारतूस और 5 लीटर पेट्रोल बरामद किया गया है। इनका प्लानिंग था फुलवड़िया बाजार में फिर से पेट्रोल बम चलाने का रंगदारी के लिए, लेकिन इससे पहले क्या कर रहे थे, हम लोगों को सूचना मिली थी, उसके आधार पर हम लोगों ने प्लान को सक्सेसफुल होने के पहले इसकी गिरफ्तारी कर ली। जो गिरफ्तार अभियुक्त है ये कुख्यात अपराध कर्मी तेगड़ा और फुलवड़िया, ये दोनों थाना क्षेत्र में इसके ऊपर लूट, डकैती और आर्म्स एक्ट के आधा दर्जन से ज़्यादा केस है। और हमारे जिला के अलावा समस्तीपुर के रोसड़ा थाना में भी इसके ऊपर केस है। नालंदा जिले के बिहार शरीफ पुलिस लाइन के पास ट्रक बाइक की सीधी टक्कर में एक प्रोफेसर सहित 2 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद गंभीर रूप से घायल युवक की मौत इलाज के दौरान सदर अस्पताल बिहार शरीफ में हो गई। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि नालंदा कॉलेज में पदस्थापित प्रोफेसर अभिमन्यु सिंह अपने एक अन्य साथी के साथ दीपनगर के फतेहेली से बिहार शरीफ लौट रहे थे कि तभी अचानक ट्रक की चपेट में वे आ गए। घटना के बाद ट्रक चालक वाहन लेकर फरार हो गया। वहीं घटना के बाद पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बिहार शरीफ में भेज दिया है। ट्रक ने धक्का दे दिया जिससे उनकी वहीं मृत्यु हो गई और एक लेबर थे जो पीछे बैठे हुए थे, उनके हॉस्पिटल में अभी तत्काल डॉक्टर द्वारा कहा जा रहा है मृत घोषित किया गया है। कुल कितने की मौत हुई? 2 लोगों की मौत हुई, जिसमें एक प्रोफेसर नालंदा कॉलेज के प्रोफेसर थे और एक कोई मिस्त्री था, जैसा बताया जा रहा है। कहाँ से कहाँ जा रहे थे सर ये लोग जा रहे थे, कहीं इनकी ज़मीन है वहाँ पर कुछ करकट का उसमें लगवाने जा रहे थे कुछ मिस्त्री के साथ, ऐसा कहा जा रहा है। उधर अररिया के सिकटी के पास नेपाल से तस्करी करके भारत लाई जा रही 40 लाख की हिरण के सींगों को एसएसबी के 52वीं बटालियन ने पकड़ा। ये एसएसबी की बड़ी सफलता मानी जा रही है। एसएसबी के पदाधिकारी ने बताया कि तस्कर की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। अंधेरे का फायदा उठाकर वे भागने में सफल हो गए। बरामद सींगों को अररिया वन विभाग में जमा कर दिया गया है। 52 बटालियन के सी कंपनी द्वारा लेटी में नाका लगाया गया था। 23 के आसपास में एक नो मैंस लैंड से आदमी अंदर आ रहा था। उसी बीच में देखा गया जवानों ने ड्रैगन नेट मारा और पुकारा कि थम। तब तक वो घबरा कर पीछे भागने की कोशिश की और गिर गया। गिरने के बाद उन्होंने जब इलाका सर्च किया गया तो वहाँ पे एक बोरा बरामद हुआ। जब बोरी को चेक किया, सर्च किया गया तो उसमें ये हिरन का सींग पाया गया। क्या कीमत अनुमानित कीमत तो मार्केट में से 40 लाख बताया जा रहा है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। भोजपुर जिले के गिधा इंडस्ट्रियल एरिया में लगी कंपनियों ने इस इलाके के कितने लोगों की जिंदगियों में जहर घोल दिया है, इसका कोई हिसाब नहीं है। इस एरिया में बने पेपर फैक्ट्री के पास बने जहरीले पानी के तालाब ने आज भी लोगों की सेहत पर असर डाला हुआ है। पेश है जहरीले कचरे के कहर पर एक रिपोर्ट। जरा गौर से देखिए इस तालाब को। देखने में तो ये एक साधारण जल जमाव के गड्ढे सा लगेगा, पर ये है गिद्धा इंडस्ट्रियल एरिया में बने पेपर फैक्ट्री का सोलर एवेपोरेशन पॉन्ड, जो बन चुका है अब एक जहर का तालाब। जी हाँ, इस तालाब में जमा पानी अब पानी नहीं रहा, वो बन चुका है अब जहर। लोग बताते हैं कि किसानों की बात तो छोड़िए, इसका पानी पीने वाले और इसमें गिरने वाले जानवर भी मौत के आगोश में चले जाते हैं और इस तरह की अनगिनत घटनाएं यहाँ घट चुकी हैं। जो फैक्ट्री से निकले हुए डस्ट है, कहाँ लेके जा रहे हैं डस्ट? हम लोग जाकर गराहा में गिराएंगे। इससे लोगों को, आमजन जो है, इनको बहुत परेशानी होती है। मालूम है इस बारे में? हाँ, परेशानी तो है। आंख में चल जाने पे जलन होती है। तो क्या फैक्ट्री प्रबंधक के आपके ये निदान के लिए क्या करते हैं? रोड पे आप जो गिराते हैं, यहाँ पे रोड पे भी गिरता है, उधर भी जाते हैं। रोड पे तो हम लोग नहीं गिराते हैं, हम लोग गड्ढे में गिराते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रणधीर है। वर्षों से जहरीला पानी जमा होता रहा है। इस रास्ते से गुजरने वाले लोग अपनी नाकों पर कपड़ा रख किसी तरह आना जाना करते हैं। कुछ महीने पहले इस जहर के कहर से परेशान इलाके के लोगों ने जब कंपनी वालों का विरोध किया तो जिले से आला अधिकारी भी यहां आए थे। तब कंपनी के मालिक ने इस तालाब की तलछट को जमीन के नीचे दबा देने की बात कही थी, पर आज कई महीने बीत गए और हालात यूं ही जस के तस हैं। यहाँ बहुत धूल उड़ता है, धूल से हम लोग को नाक में मुंह में जाता है और जो जानवर यहाँ पानी पीता है वो भी बीमार हो जाता है, हम लोग भी बीमार हो जाते हैं और यहाँ का पैदावार भी कम होता है इन सब के चलते।
क्या नाम है आपका? गंगादयाल शर्मा। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के कई रिसर्च और स्टडीज ये बता चुके हैं कि इस तरह के कारखानों से निकलने वाले गंदे कचरे और केमिकल के पानी में मिलने से उस पानी में मरकरी तकरीबन 18 ppm, सीसा तकरीबन 22 ppm और क्रोमियम तकरीबन 1064 ppm मौजूद रहता है, जिसका असर यहाँ आसपास रहने वाले लोगों की सेहत पर भी देखा गया है। मरकरी न्यूरोटॉक्सिक है, जिसका सीधा असर दिमाग पर होता है। ये गर्भपात पर भी खतरा बढ़ा देता है। लीड से खून में खराबी तो आती ही है, गर्भपात की आशंका भी बढ़ा देता है। इसके साथ ही बच्चों के व्यवहार में भी तब्दीली देखी जाती है। वहीं क्रोमियम से नेजल सेप्टम में अल्सर के खतरे बढ़ जाते हैं। अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, न्यूमोनिया भी हो सकता है। परेशानी होती है आने जाने में? बहुत जल्दी नाक में गंदगी जाती है, गंद जाता है, सब लोग नाक बंद कर लेते हैं, फिर आँख धूल उठता है तो मतलब आँख में जलन होती है, डॉक्टर के पास जाते हैं। बहुत सारे लोगों का आँख भी खराब हो चुका है। क्या नाम आपका? क्या परेशानी होता है ये तालाब से लेकर? ये तालाब से बहुत आने जाने में दिक्कत होता है, बहुत गंदा महकता है, आँख में कचरा पड़ जाता है। दो दिन हम लोग परेशान रहते हैं, दवा भी लगाते हैं तो परेशान रहता है, जिससे पसीने भी इधर आना नहीं चाहते हैं। हम लोग क्या करें, गंदगी इतना है कि हम लोग क्या बताएं। क्या नाम है आपका? तो आपने देखा किस तरह से इस सरकार में नियम कानून को ताक पर रखकर फैक्ट्रियां चलाई जा रही हैं, लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। सूबे की राजधानी से महज 50 किलोमीटर दूर जब ये स्थिति है तो सुदूर इलाकों के हालात का अंदाजा आप सहज ही लगा सकते हैं। इस इलाके के लोग बीते कई वर्षों से इस जहर का दंश तो झेल ही रहे हैं। अब क्या राज्य सरकार या जिला प्रशासन की इतनी भी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आने वाले दिन भी इस इलाके के लोगों को उनकी जिंदगी में घुलने वाले इस जहर से बचाएं। इस वक्त के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दे इजाजत। नमस्कार।